बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद नईम ज़राअत ऑफिसर समुंदरी आपसे मुखातब हूँ। हाफ़िज़ साहब से गुजारिश है कि वैरायटी जो तिलों की वैरायटीज़ के हवाले से और उनकी खसूसियात क्या हैं और किस इलाके में कौन सी वैरायटी कामयाब है और किसकी पैदावारी सलाहियत सबसे ज़्यादा है, उस हवाले से हम गुजारिश करते हैं हाफ़िज़ साहब से कि ये ज़मींदारों को आगाह करें इसके हवाले से। जी डॉक्टर साहब, इसमें दो तरह की वैरायटीज़ हैं। एक है झाड़ीदार वैरायटी, शाखें जिसकी निकलती हैं। एक है यक शाखा, सिंगल स्टिक वैरायटीज़। ठीक है, दो तरह की वैरायटीज़ हैं। इसमें पाकिस्तान में ना दो इदारे काम कर रहे हैं। एक ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद और एक हमारे साथ नेआब जो है वो काम कर रहा है। इनकी जो वैरायटीज़ हैं अभी पाकिस्तान में, और दूसरा NARC की वैरायटीज़ हैं कुछ। ठीक है, तो जो यक शाखा वैरायटीज़ हैं वो सारी ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट की फैसलाबाद की हैं। जो अभी तक पहले थी, एक TH6 सिंगल स्टिक होती थी, बड़ी मशहूर जो है, उसे पहले तिल्ली भी कहते थे, अब उसे तिल कुछ लोग कहने लगे, कुछ तिली कहते हैं। लेकिन वो यक शाखा जो है वो TH6 वैरायटी है। इस साल एक हम नई वैरायटी मुतारिफ करा रहे हैं अनमोल तिल के नाम से। उसका भी यक शाखा पैटर्न है, उसमें से 2-3 निकल भी आती हैं तो वो भी यक शाखा पैटर्न पे चलती हैं। लेकिन उसकी पहचान ये है कि उसके जो चैम्बर है ना, जो उसकी पॉड्स है, जो TH6 थी उसमें 4 चैम्बर होते थे, इसमें 6 और 8 चैम्बर हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है, पैदावारी सलाहियत इसकी अच्छी है। लेकिन ये जो यक शाखा है, ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज़ हैं, हमारे सैंडी सॉइल्स हैं, वहाँ पे काश करें, क्योंकि ये पानी के ख़िलाफ़ इसमें कम क़ुव्वत मुदाफ़अत है एज़ कम्पेयर टू जो झाड़ीदार वैराइटीज़ हैं। ठीक है, कीड़े के ख़िलाफ़ भी इसकी मैनेजमेंट यानी हो बहुत अच्छी पैदावार देती हैं, लेकिन केयर थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। केयर ज़्यादा, जो बंदा केयर कर सकता है वो तो इसे लगाए कि कीड़े के ख़िलाफ़ पानी के जो खड़ा होना है उसको ना होने दे, तो वो TH6 या अनमोल तेल लगाए। और जो ख़ास तौर पे जो हमारे जो सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, जो थोड़ा माइल्ड हैं, वहाँ पे जो बंदा केयर कर सकता है वो ही लगाए। उसके अलावा हमारी जो झाड़ीदार किस्में हैं उसमें TH3 है, जो छोटे कद की होती है, 90 दिन की फसल है, और नीचे से झाड़ बनाना शुरू करती है, नोकीले पत्ते होते हैं, ये पानी के ख़िलाफ़ भी बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़अत है इसमें। उसके अलावा इंसेक्ट के ख़िलाफ़ भी क़ुव्वत मुदाफ़अत, बीमारियों के ख़िलाफ़ भी बेहतर है, और ये बड़ी अच्छी पैदावार 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद हमारी TS5 वैरायटी है, वो थोड़ा ऊपर आके ना फल लेती है, चौड़ा पत्ता होता है उसका, थोड़ा ट्राई लीफ वाला। TS3 का नोकीला पत्ता है, रफ लफ लीफ है, तो वो TS5 है। ठीक है, तो इसी तरह तिल 18 है, लेकिन वो भी हमारी झाड़ीदार किस्म थी, लेकिन हमने उसका सीड 1 साल दिया तो क्लाइमेट चेंज के अंदर वो फिट नहीं हो सकी, तो उसको हमने विथड्रॉ कर लिया। ठीक है, मार्केट में तिल 18 का सीड नहीं है। TS3 को ही आमतौर पर, अब TS5 को भी हम प्रमोट नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी निस्बत TS3 की वैरायटी की पैदावार ज़्यादा अच्छी है। आने वाले सालों में इंशाल्लाह हम फैसलाबाद तिल के नाम से एक और झाड़ीदार में वैरायटी देने जा रहे हैं, तो हम TS3 को ही ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, TS6 और अनमोल को। इसके अलावा तिल 18 में भी फल कम लगता है, पैदावार कम आती है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करती है। इसी तरह नेयाब की नेयाब पर्ल, नेयाब मिलेनियम और जो है नेयाब 16, ये वैरायटियाँ हैं, ये भी झाड़ीदार हैं, चौड़े पत्तों वाली हैं, तो इनमें भी फल जो है वो ऊपर जाके लगता है, नीचे से फल नहीं लगता। तो ये इसकी वैरायटीज़ है। बाकी दूसरी आपने बात की कि खाद के हवाले से, ठीक है, कि खाद कौन-कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो है कि जी काश्तकार को चाहिए कि अपनी ज़मीन का तज्ज़िया कराए। उसके मुताबिक जो है वो खाद का इस्तेमाल करें। प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें डालना चाहिए, ताकि जो आपकी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, ताकि वो सही तरीके से परफॉर्म कर सकें उसके अंदर। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग करें, ठीक है, प्रॉपर उसके अंदर, या गोबर वाली खाद डालें, या वो जो मड होती है, शुगर केन मड है, उसका इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीके से करें। ठीक है, ताकि ज़मीन अच्छी होगी आपकी, तो उससे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी, और जो आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसका फ़ायदा होगा। वरना वो जाके ज़मीन में फिक्स हो जाएँगी, ज़मीन में पड़ी रहेंगी, ज़मीन को और ख़राब करेंगी। ये सारे नमकियात हैं, ज़मीन के अंदर नमकियात बढ़ाएँगे। ठीक है, तो इसके साथ-साथ जो लोग काश्तकार हैं वो हमारा क्या ट्रेंड है कि खादें महँगी हैं, तो एक ही खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, यूरिया ही डाल ली, या ज़्यादा किया तो DAP डाल ली, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं करते। तो बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक हम बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं कहेंगे, हमारी जो पैदावार, कहते हैं ये मेरे साथ वाले की पैदावार इतनी आ रही है, मेरी तो कम हो रही है, मैं तो ये खाद इतनी खादें डाल दी, वो एक ही बोरी डाल रहे हैं। वो जो है वो मैनेजमेंट कर रहा है, खादों को भी मैनेज कर रहा है, बाकी चीज़ों को भी मैनेज, इस वजह से उसकी पैदावार जो है वो अच्छी आ रही। तो उसके लिए जनरल जो रिकमेंडेशन को थोड़ा सा, जी, जी। क्योंकि ज़मींदार जो तजज़िये की तरफ कम ही जाता है, तो हुँ। नॉर्मल जो रिकमेंडेशन है मतलब उसके हवाले से बता दें कि कितना फर्टिलाइज़र इसको
शामिल करना चाहिए और कब शामिल करना चाहिए? जी, जी, उसमें आसान तरीका है। देखें, अब एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, वो हर किसी के पास है, या जी, एप्पल का या कोई भी। तो उस पे हमारे इदारे ने, जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक ऐप बनाई है, जी, खाद हिसाब के नाम से, आपको पता होगा। जी, जी, उस पे जाके भी अपनी फसल लिखे, अपनी जो है ना, वो बताएगी कि ये रिकमेंडेड डोज़ है आपकी फ़लाँ फसल के लिए, फ़लाँ इलाके के लिए, ठीक हो गया। ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें महँगाई है, पैसे नहीं है, वो जो फर्टिलाइज़र का प्लान बना है, वो 35-40 हज़ार का बन रहा है। जी, जी, आपके पास 15 या 20 हज़ार रुपए हैं। जी, आप वो पैसे बताएँ, वो पैसों के अंदर आपको बैलेंस फर्टिलाइज़र बता देगा कि इतनी पोटाश डालें, इतनी आपने डीएपी डालनी है, इतनी आपने यूरिया डालनी है। जब ठीक तक हो गया। ये बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो जब तक आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी नहीं, बल्कि आपकी ज़मीन भी नुकसान होगी। तो एक तो यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, आपने बात की कि जनरल रिकमेंडेशन क्या है? जो जी, आम ज़रख़ेज़ी वाली ज़मीनें हैं, उसके लिए आपने आधी से 1 बोरी एसओपी ज़मीन की तैयारी के वक़्त डालनी है। ठीक हो गया। 1 बोरी डीएपी ज़मीन की तैयारी के वक़्त डालनी है। अगर डीएपी यूज़ नहीं कर रहे, रेतले रकबे हैं, या कोई और सॉइल का प्रॉब्लम है, फिर नाइट्रोफॉस कर रहे हैं, तो जी, नाइट्रोफॉस वो डबल हो जाएगी, 2 बोरी हो जाएगी, या आप 1 बोरी ज़मीन की तैयारी के वक़्त डालें। 1 बोरी जब आप पहला पानी डालेंगे, तो नाइट्रोफॉस का उस टाइम डालें। जिन ठीक, लोगों ने डीएपी इस्तेमाल की है, वो पहले पानी पे आधा बैग यूरिया डालेंगे। ठीक फिर हो गया। वैरायटी के हिसाब से, अगर टीएस6 है, तो स्प्लिट में थोड़ी-थोड़ी यूरिया आप उसको देते रहेंगे, ठीक है? ठीक 10 हो किलो, 15 किलो, ताकि आपकी ग्रोथ भी चलती, क्योंकि टीएस6 जो है, ये जो सिंगल स्टिक है, उसकी जितनी ग्रोथ होगी, उतनी ही उस पे फलियाँ लगेंगी। ठीक हो हम गया। एक दफ़ा भी सारी खाद नहीं डालनी कि वो सारा सक्यूलेंट हो जाए और सकिंग इंसेक्ट का अटैक हो जाए और वो वेजिटेटिव ग्रोथ पे जाए। हमने फल भी लेना है और उसका कद भी बढ़ाना है। और उसे थोड़ी-थोड़ी साथ, पहले पानी पे आधी बैग यूरिया, दूसरे पे 10-15 किलो, तीसरे पानी पे इसी तरह 10-15 किलो, 1 बोरी आपने पूरी करनी है, जनरल जो रिकमेंडेशन है। इसी ठीक तरह हो गया। सल्फ़र भी आप उसमें डाल सकते हैं, 4 से 5 किलो, 6 किलो तक सल्फ़र भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये है जनरल रिकमेंडेशन। लेकिन ठीक मैं हो गया। फिर यही कहता हूँ कि बैलेंस फर्टिलाइज़र एक खाद ना करें कि ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੋਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ नाइट्रोफॉस ਦੀ ਤੇ मैं 25 मण ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ नहीं जाना। जी, जी, ठीक है? ठीक हो गया। और ना ही आपने अगर एक दफ़ा ले ली थी, तो अगली दफ़ा वो प्रैक्टिस नहीं करनी। वो ठीक अगली हो गया। फसल को, आपको उस फसल में नहीं पता लगेगा, आपकी पैदावार आ गई। अगली दफ़ा जो फसल आएगी, उस पे वो इफ़ेक्ट वो जो है उसका नज़र आएगा जी, आपको। जी। तो इसलिए बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करें। ठीक है, आप साहब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और ज़मींदारों को मतला किया कि हम जो वैरायटी का इंतख़ाब किस तरह कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र जो हम किस तरह बेहतर प्लान करें ताकि हम इससे भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। शुक्रिया सर। सर, थैंक यू।